Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. In today's lecture, we will discuss a second part of Jurisdiction of Criminal Courts under Criminal Procedure Code 1973, which dealt from section 183 to section 189 of CRPC. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स का सेकंड पार्ट, जो कि सेक्शन 183 से स्टार्ट होकर सेक्शन 189 पर लास्ट करता है। हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट में कि कब कोर्ट को जुरिस्डिक्शन होगा कोई केस चलाने का, जुरिस्डिक्शन होगा तो किस तरीके से जुरिस्डिक्शन होगा, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है। विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Jurisdiction of the criminal courts in inquiry and trial, part second. Section 177 to 182 we have discussed in the previous lecture. Now section 183. Offense committed on journey or voyage. When an offense is committed whilst the person by or against whom or the thing in respect of which the offense is committed is in the course of performing a journey or voyage. So if any offenses has been committed by any person during the voyage एंड ड्यूरिंग द जर्नी, अगर समुद्री सफर के दौरान या सफर के दौरान, जर्नी के दौरान अगर कोई ऑफेंस होता है ना, वो चाहे किसी पर्सन के अगेंस्ट में हो या किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हो, अगर ऐसा कोई ऑफेंस होता है तो कौन से कोर्ट को ट्रायल करने का अधिकार रहेगा। सो द ऑफेंस में बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अ कोर्ट थ्रू और इनटू हुज लोकल जुरिस्डिक्शन द पर्सन और थिंग पास्ड इन द कोर्स ऑफ दैट जर्नी और वोयाज। तो जिस जिस जगह से वो पर्सन की गुजर होगा, जिस जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से वो वोयाज कंप्लीट होगी या वो जर्नी कंप्लीट होगा, हर उस कोर्ट को वो केस चलाने का अधिकार होगा। फॉर एग्जांपल कि परभनी टू मुंबई एक पर्टिकुलर एरिया है और इस जर्नी में अगर कोई ऑफेंस होता है तो उस दौरान क्या होगा कि फॉर एग्जांपल परभनी से निकलकर जालना, फिर औरंगाबाद, फिर ऐसा एक शहर, फिर मुंबई, तो अब क्या होगा कि अलग अलग कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में से होते हुए वो जर्नी कंप्लीट हुई है। तो इस सिचुएशन में सेक्शन 183 बोलता है कि जिस जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से वो जर्नी कंप्लीट हो रही है, हर उस कोर्ट को वो केस चलाने का अधिकार होगा। तो वोयाज के दौरान अगर कोई ऑफेंस होता है तो वोयाज के दौरान जितने कोर्ट आएंगे वो सब कोर्ट को पावर है वो केस चलाने का। तो ये कोर्ट में से कोई एक कोर्ट, कोई भी एक कोर्ट उस केस को चला सकता है। सेक्शन 184, place of trial for offense triable together, where the offense committed by any person are such that he may be charged with and tried at one trial for each such offense by virtue of the provision of section 219, section 220 and section 221. तो ये जो चार्ज के सेक्शन है सेक्शन 219, 220 एंड 221, अब देखा कि बहुत तरीके के एक ऑफेंस है, ऑफेंस ऑफ सेम काइंड है, एक ही तरीके के ऑफेंस हुए हुए हैं तो एक साथ उनका ट्रायल चल सकता है। तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर चार्जेस है कि जिसको एक साथ ट्रायल चलाया जा सकता है। देन द ऑफेंस और ऑफेंसेस कमिटेड बाय सेवरल पर्सन आर सच दैट दे मे बी चार्ज विथ एंड ट्राइड टुगेदर बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 223। तो बहुत सारे लोगों ने कोई ऑफेंस किया है तो उनका भी ज्वाइंट ट्रायल चल सकता है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 223। इस सिचुएशन में क्या होगा, द ऑफेंस मे बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय एनी कोर्ट कॉम्पिटेंट टू इंक्वायर इनटू और ट्राई एनी ऑफ द ऑफेंसेस। तो सेवरल पर्सन ने मिलकर कोई ऑफेंस किया है या अलग अलग ऑफेंस अलग अलग एरिया में हुआ है, इनका अगर ज्वाइंट ट्रायल है, एक साथ इनका ट्रायल चलने वाला है, तो उस सिचुएशन में द ऑफेंस में बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय एनी कोर्ट कॉम्पिटेंट टू इंक्वायर इनटू और ट्राई एनी ऑफ द ऑफेंस। तो उनमें से जो भी कोर्ट को कॉम्पिटेंट है वो केस को चलाने का, वो कोर्ट केस चला सकता है। मैंने देखा कि आपने देखा होगा सेक्शन 219 में ये मेंशन किया हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल सेक्शन 219 और 220 में कि अगर ऑफेंस ऑफ सेम काइंड है, 3 ऑफेंस ऑफ सेम काइंड कमिटेड ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में अगर सेम काइंड के 3 ऑफेंस किए जाते हैं तो एक साथ उसका ट्रायल चल सकता है। समझ रहे हो? अब वो 3 केस अलग अलग कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में हुए होंगे, तो उस सिचुएशन में अगर ज्वाइंट ट्रायल है तो तीनों कोर्ट में से कोई भी एक कोर्ट उसका ज्वाइंट ट्रायल कर सकता है। दैट इज मेंशन सेक्शन 184। सेक्शन 185,
power to order cases to be tried in different session divisions. So notwithstanding anything contained in the preceding provision of this chapter, the state government may direct that any cases or class of cases committed for trial in any district may be tried in any session division. So स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकता है दैट एनी केसेस और क्लास ऑफ केसेस, अगर कोई केसेस है कमिटेड फॉर ट्रायल, कि जो ट्रायल के लिए कमिट हुए हुए इन एनी डिस्ट्रिक्ट में बी ट्राइड इन एनी सेशन डिवीजन। तो अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई केसेस अगर कमिट हुए हुए डिस्ट्रिक्ट में कमिटेड जो केसेस है तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकता है कि इट मे बी ट्राइड इन एनी सेशन डिवीजन, कि वो किसी भी सेशन डिवीजन में उसका ट्रायल चल सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकता है कि जो कमिटेड हुए हुए केसेस है डिस्ट्रिक्ट को वो ये सेशन डिवीजन में चलाए जा सकते हैं। तो एज पर डायरेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड दैट such direction is not repugnant to any direction previously issued by the High Court or the Supreme Court under the Constitution or under this code or any other law for the time being in force। बल्कि वो जो स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्शन है तो वो डायरेक्शन ऑलरेडी अगर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने अगर डायरेक्शन इशू किया होगा कि ये पर्टिकुलर केस ये पर्टिकुलर कोर्ट में चलेंगे, तो अगर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का डायरेक्शन है तो स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्शन वो डायरेक्शन को कैंसिल नहीं कर सकता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया तो उस हिसाब से ही वही कोर्ट को पावर रहेगा केस चलाने का। नाउ सेक्शन 186, हाई कोर्ट टू डिसाइड इन केस ऑफ डाउट डिस्ट्रिक्ट वेयर इंक्वायरी और ट्रायल शैल टेक प्लेस। So where two or more courts have taken cognizance of the same offense and a question arises as to which of them ought to inquire into or try that offense, the question shall be decided. Suppose if the two court has taken cognizance of the same offense, now the question arises which court is having a power to try that particular case. तो अगर फॉर एग्जाम्पल दो कोर्ट ने एक केस का कॉग्निजेंस ले लिया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि दोनों कोर्ट में से किस कोर्ट को पावर है वो केस चलाने का। So the question shall be decided under such circumstances if the court are subordinate to the same high court by the high court. If the two courts which take the cognizance of same offense, if these two courts are the subordinate to the same high court, एक ही हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट में अगर दो कोर्ट है वो, तो उस सिचुएशन में हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि दोनों कोर्ट में से कौन सा कोर्ट वो केस को चलाएगा। If the courts are not subordinate to the same high court by the high court within the local limits of whose appellate criminal jurisdiction the proceeding were first commenced। समझ रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर जो दो कोर्ट जिन्होंने कॉग्निजेंस लिया है अगर वो दोनों कोर्ट्स अलग अलग हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट है तो उस सिचुएशन में ऐसा हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि फॉर एग्जाम्पल कि जो कोर्ट का अगर वो क्रिमिनल केस है और जो कोर्ट अगर वो डिसाइड करेगा तो जिस हाई कोर्ट के पास उसका अपेलेट जुरिस्डिक्शन होगा वो क्रिमिनल केस का वो कोर्ट डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल दो है कोर्ट ने एक ही केस का कॉग्निजेंस लिया और अलग अलग हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है, ए और बी हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है। फॉर एग्जांपल अगर वो केस डिसाइड होता है तो उसकी अपील क्रिमिनल अपील किस पे होगी, ए हाई कोर्ट में होगी। तो ए हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सा कोर्ट वो केस चलाएगा। समझ रहे हो, that is the provision and thereupon all other proceeding in respect of that offense shall be discontinued। और जब अगर कोई डायरेक्शन देगा तो डायरेक्शन जब भी देगा तो जितनी भी प्रोसीडिंग जो चल रही है वो डिसकंटिन्यू होगी, है ना। जो दूसरे कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही थी वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। सेक्शन 187, power to issue summons or warrant for the offense committed beyond local jurisdiction। When a magistrate of the first class sees reason to believe that any person within his local jurisdiction has committed outside such jurisdiction an offense which cannot under the provision of section 177 to 185 or any other law for the time being in force be inquired into or tried within such jurisdiction but is under some law for the time being in force tribal in India। अगर कोई मैजिस्ट्रेट है अगर उसको लगता है कि उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है, has committed outside such jurisdiction, when a magistrate of the first class sees reason to believe that any person within his local jurisdiction has committed outside such jurisdiction any offense which cannot under the provision of section 177 or 185 or any other law for the time being in force be inquired into or tried within
such jurisdiction but is under some law for the time being in force tribal in India। एक आधा कोर्ट है, फॉर एग्जांपल मैं एक मैजिस्ट्रेट हूं और मेरे लोकल जुरिस्डिक्शन में का कोई पर्सन है जिसने आउटसाइड जुरिस्डिक्शन अगर कोई ऑफेंस करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, ये जो पर्टिकुलर जो ऑफेंस हुआ है, बी इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड विद इन सच जुरिस्डिक्शन बट इज अंडर सम लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स ट्राइबल इन इंडिया। उसको लगता है कि ये कोर्ट को तो पावर नहीं है, लेकिन दिस पर्टिकुलर ऑफेंस इज ट्राइबल इन इंडिया। समझ रहे हो, मेरे लोकल जुरिस्डिक्शन में के पर्सन ने आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन अगर ऑफेंस कोई करता है, तो उस सिचुएशन में मुझे लगता है कि मुझे तो इस केस को ट्राई करने का अधिकार नहीं है, बट इज अंडर सम लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स ट्राइबल इन इंडिया। लेकिन ये ऑफेंस इंडिया में ट्राइबल है। सच मैजिस्ट्रेट में इंक्वायर इनटू द ऑफेंस एज इफ इट हैड बीन कमिटेड विद इन सच लोकल जुरिस्डिक्शन एंड कंपेल सच पर्सन इन मैनर herein before provided to appear before him and send such person to the magistrate having jurisdiction to inquiry into or try such offense, or if such offense is not punishable with death or imprisonment for life and such person is ready and willing to give bail to the satisfaction of the magistrate acting under this section, take a bond with or without surety for his appearance before the magistrate having such jurisdiction। तो मेरे जुरिस्डिक्शन के पर्सन ने आउटसाइड जुरिस्डिक्शन अगर कोई ऑफेंस किया, तो मैं उसका कॉग्निजेंस ले सकता हूं और मैं उसकी इंक्वायरी भी कर सकता हूं एज इफ इट हैड बीन कमिटेड विद इन सच लोकल जुरिस्डिक्शन, कि वो ऑफेंस मेरे ही लोकल जुरिस्डिक्शन में हुआ, ये ट्रीट कर मैं उस ऑफेंस की इंक्वायरी कर सकता हूं। एंड कंपेल सच पर्सन इन द मैनर हियरिंग बिफोर प्रोवाइडेड टू अपीयर बिफोर हिम and send such persons to the magistrate having jurisdiction to inquiry into or try such offense। मैं क्या करूंगा कि मैं उसका कॉग्निजेंस लूंगा और मैं उसको कंपेल करूंगा मेरे सामने प्रोड्यूस करने के लिए, और जैसा ही वो मेरे सामने आएगा तो मैं उस पर्सन को डायरेक्शन दूंगा और वो पर्सन को सेंड करूंगा किसके जुरिस्डिक्शन में, जिसके जुरिस्डिक्शन में उसने ऑफेंस किया था। समझ रहे हो। और एक बार मैं रिपीट करता हूं कि ऐसा पर्सन जो मेरे लोकल जुरिस्डिक्शन में रहता है, मैं एक मैजिस्ट्रेट हूं, मेरे लोकल जुरिस्डिक्शन में वो पर्सन रह रहा है, लेकिन ऑफेंस किसी और के लोकल जुरिस्डिक्शन में किया, तो मैं उस पर्सन का फॉर एग्जाम्पल उसको अरेस्ट भी कर सकता हूं, उस पर्सन का चार्ज में ऐसा ले सकता हूं, उस पर्सन की इंक्वायरी इस तरीके से कर सकता हूं कि जैसे उस पर्सन ने मेरे ही लोकल जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस किया। मैं इसको कंपेल भी करूंगा, मेरे पास बुलाऊंगा, और जैसा ही वो मेरे पास आएगा मैं उस अक्यूज्ड को भेजूंगा किसके पास, जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में एक्चुअली उसने ऑफेंस किया है। या अगर वो ऑफेंस, जिस ऑफेंस में मैंने उसको बुलाया है कोर्ट में, अगर वो ऑफेंस में डेथ पेनल्टी नहीं है या इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं है, और वो अक्यूज्ड पर्सन अगर बेल देने के लिए तैयार है, तो मैं उसको बेल पर भी छोड़ सकता हूं, ये कंडीशन पे कि जब वो कोर्ट तुम्हें बुलाएगा आपको वहां पर प्रेजेंट रहना पड़ेगा। When there are more magistrates than one having such jurisdiction and the magistrate acting under this section cannot satisfy himself as to the magistrate to or before whom such person should be sent or bound to appear, the case shall be reported for the orders of the High Court। अगर मैंने किसी पर्सन का जुरिस्डिक्शन लिया और अगर मैं कंफ्यूज हूं कि ये कौन से कोर्ट को मैं इस पर्सन को सेंड करूं, दो कोर्ट में से किस कोर्ट को सेंड करूं, अगर मैं कंफ्यूज हूं तो उस सिचुएशन में मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर के लिए वो केस भेजूंगा और हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन से कोर्ट को वो पर्सन को भेजना है। नाउ सेक्शन 188, ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया, अगर कोई आउटसाइड इंडिया ऑफेंस होता है बाय सिटीजन ऑफ इंडिया वेदर ऑन द हाई सीज और एल्सवेयर, आउटसाइड इंडिया ऑफेंस होता है और कौन करता है, इंडिया का सिटीजन, वेदर ऑन द हाई सीज, खुले समुद्र में करता है या कहीं और करता है, आउटसाइड इंडिया अगर ऑफेंस करता है, बाय अ पर्सन नॉट बीइंग सच सिटीजन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, या ऐसा पर्सन करता है ऑफेंस जो कि सिटीजन नहीं है लेकिन ऐसे शिप या ऐसे एयरक्राफ्ट पे कि जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है उसमें अगर ऑफेंस करता है, he may be dealt with in respect of such offense as if it had been committed at any place within India at which he may be found। तो वो कैसा डील होगा कि उसने जहां पर वो मिला वहीं पर उसने ऑफेंस किया, ऐसा ट्रीट होगा और वो कोर्ट वो केस चलाएगा। भले ही आउटसाइड इंडिया उसने ऑफेंस किया, लेकिन जहां पर उसको अरेस्ट किया जाएगा इंडिया में, वो कोर्ट उस पर्टिकुलर केस को चला सकता है, प्रोवाइडेड दैट notwithstanding any of the preceding section of this chapter,
no such offense shall be inquired into or tried in India except with the previous sanction of the central government. लेकिन अगर इंडिया में वो केस चलाना है, कोर्ट में वो केस चलाना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा. सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैंक्शन दिया तभी वो केस चला सकते हैं, अदरवाइज नॉट. Section 189. Receipt of evidence relating to offense committed outside India. So when any offense alleged to have been committed in a territory outside India is being inquired into or tried under the provision of section 188. अगर फॉर एग्जाम्पल आउटसाइड इंडिया कोई ऑफेंस होता है और उसकी इंक्वायरी या ट्रायल अगर चल रही है एज पर सेक्शन 188, the central government may, if it thinks fit, direct the copies of deposition made or exhibit produced before a judicial officer in or for that territory or before a diplomatic or consular representative of India in or for that territory shall be received as evidence by the court holding such inquiry or trial in any case in which such court might issue a commission for taking cognizance as the matter to which such disposition or exhibit relates. तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि कोई डिपोजिशन या कॉपीज ऑफ डिपोजिशन या कोई विटनेस का स्टेटमेंट्स वगैरह लिए वाले हैं, वो चाहे जुडिशियल ऑफिसर ने लिया हुआ हो या कोई डिप्लोमेटिक काउंसिलर ने या रिप्रेजेंटेटिव ने लिया हुआ हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगा कि ये कोर्ट में पेश होना जरूरी है तो वो एज ए एविडेंस कोर्ट में उसको पेश कर सकता है, उसको रेफर किया जा सकता है. सो रिसिप्ट ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया. तो जो भी स्टेटमेंट, जो भी डिपोजिशन डिप्लोमेटिक एजेंट लेंगे, जुडिशियल ऑफिसर लेंगे, वो सब के सब स्टेटमेंट एज ए विटनेस जो कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, जो कोर्ट इस केस को चला रहा है सेक्शन 188 में, वो कोर्ट में एज ए एविडेंस वो रिसीव करेगा. So these are the particular provision which we have discussed. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you. Thank you very much.